स्टूडेंट, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हेडिंग डालेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या हम लोग इसी को एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या कहीं कहीं लोग इसको एजियोट्रॉप्स भी बोलता है। क्या बोलता है? एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं लोग। ठीक है, तो ये आज का टारगेट होगा समाप्त करने का। और आज हम लोग का टारगेट ये भी रहेगा कि आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट कर देंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। जो पीछे का जो लेक्चर है, यानी कि जस्ट पिछला लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर जो 16 है, उसमें मैंने एक चीज आपको लिखवाया था। और वो चीज क्या लिखवाया था मैंने कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की मैं बात जब कर रहा था, तो उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन था आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक था आपका नेगेटिव डेविएशन वाला, था ना। पॉजिटिव डेविएशन के केस में इसको याद रखिएगा, हमने लिखवाया था कि ए इंटरेक्शन या बीबी इंटरेक्शन जो होगा, लिखवाया था ग्रेटर देन, सॉरी हमने लिखवाया था लेस देन एबी इंटरेक्शन लिखवा दिया था, है ना, जो कि गलत है। इसको क्या करना है कि ये जो लेस देन होगा इसको हम ग्रेटर देन कर देंगे, यानी कि ए का जो इंटरेक्शन होगा या बीबी का जो इंटरेक्शन होगा इस एबी के इंटरेक्शन से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तभी तो इसके आधार पर हमने बोला था कि डेल्टा जो वीमिक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होता था। तो ये वीमिक्स क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा और इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, तो रिजल्टेड ग्रेटर देन 0 से ज्यादा, यानी कि पॉजिटिव होगा इसका वीमिक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर इंटरेक्शन कम, तो मॉलिक्यूल कम घूमेंगे तो सॉरी इंटरेक्शन यहाँ पर कम है तो मॉलिक्यूल ज्यादा घूमेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा? ज्यादा होगा, यानी कि ये इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम। आई बात ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर लेस देन जो मैंने लिखवाया था इसको हटा करके क्या करना है? ग्रेटर देन कर देना है। एक चीज यहाँ पर, है ना, फ्लो में हो गया है मिस्टेक से ना। दूसरा चीज बस पॉजिटिव डेविएशन में, निगेटिव डेविएशन में देखो एक ग्राफ बताया था हम लोगों ने, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर पी नोट था, पी नोट ए था, है ना। यहाँ पर एक्स ए कितना था? 1 था। एक्स बी कितना था? 0। यहाँ पर एक्स ए कितना था? 1 0 था। और एक्स बी कितना था बाबू? 1 था। तो मैंने बोला था कि यह मोल फ्रैक्शन 1 है। मोल फ्रैक्शन 1 से कितना होता है? 0 होता है, तो इधर घटा दिए थे। ये क्या होता है? बढ़ता है, तो इधर क्या है? बढ़ा देते। ये पीवी नोट था। अब देखो इसके लिए यहाँ पर जो मैंने लिखा था ये पीए था मेरा, और ये जो था मेरा क्या था? ये पीबी था, है ना। अब निगेटिव डेविएशन है, किसके लिए है? ये निगेटिव डेविएशन में, है ना। तो ये हमारा ऐसे जाएगा, ये हमारा ऐसे जाएगा, और ये जो हमारा मेन था आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये मेरा ऐसे जाएगा। तो हमने किया था क्या? गलती क्या किया था इसमें ना, मिस्टेक्स हो गया था। ये पीए की जगह पीबी लिख दिया गया है और पीबी की जगह पीए लिख दिया गया है ना। इसको बस सुधार लेना है। मैं वैसे मैसेज कर दिया हूं, एक फोटो खींच करके डाल दिया हूं, है ना, उसको सुधार दीजिएगा। ठीक है, चलिए। होता है कभी कभी फ्लो में जो है ना, बात है कि आदमी कैमरा के सामने, है ना, ऐसे क्लासरूम का बात अलग है। क्लासरूम में होता है कि टीचर बोलता है, अगर कहीं टीचर मिस्टेक से अगर लिखवा भी दिया गलती से, तो विद्यार्थी उसको बोलता है कि सर यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कोई भय नहीं, थोड़ा बहुत माइनर है, उसको नहीं लेना है, उसको सुधार दीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, क्या होता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक जो आपने जो सॉल्यूशन पढ़ा, है ना, उस सॉल्यूशन का कोई बॉइलिंग पॉइंट या उसका कहते हैं कंपोजिशन, जो हम लोग ने देख रहा था पिछले क्लासेज में, है ना, उससे थोड़ा सा ये क्या है? डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो जितने भी सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जितने भी सॉल्यूशन पढ़ा है ना, किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फिक्स नहीं होता, है ना। किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं। कोई भी सॉल्यूशन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऑलवेज फिक्स होता है। अलग अलग सॉल्वेंट है,
तो अलग अलग उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना। जैसे कि पानी है ना, क्या है मेरा यहाँ पर वाटर है ना, और ये वाटर की अगर मैं बात करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है बाबू, 100 डिग्री सी होता है, या इसको 373 केल्विन होता है। बताया था आपको। कहता है कि पानी, कहीं का भी पानी हो, थोड़ा सा पानी हो, ज्यादा पानी हो, किसी भी कंडीशन में आपको यदि इसको बॉयल करना है तो आपको 100 डिग्री सी का टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा। यानी कि उतना अमाउंट ऑफ हीट दीजिए ताकि वो ये क्या करे, 100 डिग्री सी टेम्परेचर को अचीव कर सके और ये क्या कर सके, बॉयल कर सके। ठीक है ना। चाहे पानी मान लो ले लिया, चाहे तुम ये छोटा सा बाउल है, बाउल में पानी भरो है ना, चाहे वो तुम पानी छोटा सा गिलास में रखो या पानी तुम बहुत बड़ा बकेट में पानी रखो, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। अगर इसको भी अगर बॉयल करना है, एक बाउल के भी वाटर को, एक कटोरी के पानी को अगर बॉयल करना है तो इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अगर ये में गिलास का पानी है, इससे ज्यादा पानी है, इसको भी अगर गर्म करना, बॉयल करना है तो इसको भी 100 डिग्री सी का टेम्परेचर चाहिए। और ये बकेट है पूरा भरा हुआ है, अगर इसको भी बॉयल करना है तो इसको भी बॉयल करने के लिए टेम्परेचर कितना तक चाहिए, 100 डिग्री सी चाहिए। यानी कि अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। अभी तक जो मैंने पढ़ कर आया था कि किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था बाबू, फिक्स नहीं होता था। आज हम लोग वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है ना। तो कहता है क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलो, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलो या एजियोट्रोप्स बोलो, ये बोलता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, और सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट मिलाए गए हैं है ना, मिलने से पहले और मिलने के बाद भी उनका क्या होगा, कंपोजिशन फिक्स रहेगा, है ना, वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं या उसी को एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आई क्वेश्चन में याद रखना है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन देखने को मिल जाए जिसका बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन जिसका फिक्स हो, कांस्टेंट हो, वैसे सॉल्यूशन को या वैसे मिक्सचर को एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोला जाता है ना। हम लोग डिस्कशन करेंगे है ना, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि कंपोजिशन सर कैसे, बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने आपने बोल दिया कि चलो सर, मैंने बोल दिया कि चलो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा, है ना, लेकिन उसका सर कंपोजिशन की बात कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर सपोज दैट ऐसे समझा रहा हूँ है ना, नॉर्मली तरीके से, कि मान लो कि यहाँ पर कोई लिक्विड ए है मेरा, है ना, और कोई लिक्विड बी है, और है ना, ए है और क्या है, बी है, दोनों लिक्विड होगा, हमेशा याद रखिएगा। अब ये जो है मेरा लिक्विड ए और लिक्विड बी है, मान लो कि हमने इसको बोला कि ये 5 ग्राम है और ये बना हो कि 95 ग्राम है, तो यहाँ पर जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर ए प्लस बी की मात्रा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 95 इक्वल टू कितना, 100 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का मिक्सचर। अब बोलेंगे कि सर इस सॉल्यूशन में ए का जो, अगर मैं बात करूंगा कि जो ए कंपोनेंट प्रेजेंट है तो इसका अमाउंट कितना होगा और इसका अमाउंट कितना होगा, है ना। तो मान लो कि जैसे तुमको कोई चीनी और पानी का शरबत बना करके दिया, सिरप बना करके देता है आपको उसमें, और उसमें 1 गिलास पानी में, मान लो कि 1 गिलास पानी का वेट अगर मान लो कि 250 ग्राम है और उसमें 50 ग्राम चीनी मिला देता है, और मैं बोलूंगा पकड़िए तो आपको इसको पीना है, इसको बताइए, हम यहाँ पे बोलूंगा कि इसमें चीनी 50 ग्राम मिलाया है और वाटर जो है 250 ग्राम मिलाया है, तो क्या मिलने के बाद जो होगा चीनी और वाटर का अमाउंट क्या रहेगा, वेरी कर जाएगा, मतलब कि उसका कांस्टेंट रहेगा। बुझिए क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर देखो ये लिक्विड कितना है 5 ग्राम, ये कितना है 95 ग्राम। अब जो सॉल्यूशन मैंने तैयार किया, तो सॉल्यूशन में अगर कोई बंदा बोलेगा कि इसमें सॉल्यूट कितना मिलाया था, तो तुम क्या बोलोगे, 5 ही ग्राम में बोलोगे, ऐसा तो बोलोगे नहीं कि सॉल्यूशन बना दिया तो इसमें जो कंपोनेंट ए जो प्रेजेंट है 50 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, चाहे 200 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमने तो भाई इन दोनों को, इनमें हमने किसी एक्स्ट्रा अमाउंट को ऐड किया ही नहीं है, जितना था ये उतना ही प्रेजेंट है, यानी कि इसका कंपोजिशन भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। आई बस में, यानी कि जितना मिलाया था उतना ही इसमें प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं कि 50 ग्राम मिलाया था और गिलास आपके सामने है तो चीनी उसमें 100 ग्राम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था कि
सॉल्वेंट जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हम लोग वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना, जिनका कंपोजिशन क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो लिखेंगे द सॉल्यूशन which are having constant boiling point, बीपी को बोल दिया क्या बाबू, बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बगल में लिख लीजिएगा लिक्विड कंपोनेंट, क्या होगा, लिक्विड कंपोनेंट, याद रखना लिक्विड कंपोनेंट होगा, यानी कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है तो दोनों कैसा नेचर का होगा, लिक्विड होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें गैस मिला दोगे या उसमें सॉलिड मिला दोगे, बिल्कुल नहीं, दोनों कैसे होना चाहिए, लिक्विड कंपोनेंट्स होना चाहिए, ठीक है ना, वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए, तो लिक्विड कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो क्या हो गया दोस्तों, द सॉल्यूशन व्हिच आर हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिक्विड कंपोनेंट लिखेंगे, इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या इसी को हम लोग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आई बात समझ में, देखिएगा द प्योर सॉल्वेंट हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे एग्जांपल के केस में अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है, 100 डिग्री सी होता है। अगर मैं बात करूं इथेनॉल की बात करूंगा, इथेनॉल का बीपी कितना होता है बाबू, ये 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री से, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, इथेनॉल कहीं भी रहेगा तो उसका बीपी कितना रहेगा, 78 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना, फिक्स होता है। माने कि कहने का मतलब मेरा ये है कि सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे बाबू, फिक्स रहेंगे। सॉल्यूशन का नॉर्मली रहेंगे, जनरली any solution not have fixed boiling point, जनरली कोई भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता एक्सेप्ट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, याद रखना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका फिक्स होगा, सिर्फ और सिर्फ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, बेटा इसको लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसी में लिखिएगा भाई कि एजियोट्रोपिक जो सॉल्यूशन होता है, लिखेंगे वो कहता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एजियोट्रोपिक जो सॉल्यूशन होगा, लिखेंगे द एजियोट्रोपिक जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय ओनली, किसके द्वारा, नॉन आइडियल, फॉर्म्ड बाय ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन, याद रखिएगा, है ना। लिखेंगे द आइडियल सॉल्यूशन नॉट फॉर एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जो बनता है वो कौन बनाएगा, आइडियल कि नॉन आइडियल, तो बोलिएगा नॉन आइडियल। क्यों नॉन आइडियल ही बनाएगा, आइडियल क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि आइडियल में सब कुछ क्या है, सेम है, इंटरेक्शन सेम है, चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग सेम है, मतलब कि हीट चेंज मिक्सिंग क्या है, सेम है, इंटरेक्शन सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का या सॉल्वेंट का इंटरेक्शन दोनों का क्या है, सबका सेम होता है। इसलिए क्या कहता है कि एजियोट्रोपिक
आइडियल जो सोल्यूशन होगा वो एजियोट्रोपिक पिक्चर नहीं बनाएगा। लेकिन एजियोट्रोपिक सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाता है, क्योंकि इसका डेल्टा एच डेल्टा वी इंटरेक्शन क्या होता है, सेम नहीं होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट और लिखेगा, कहता है देखो यहाँ पर कि अगर मान ले कि तेरे पास यहाँ पर कोई एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बना ए बी लिक्विड के द्वारा, एक है दो लिक्विड है, तो कहता है कि हम लोग इसको सिंपल तरीके से डिस्टिल तरीके से, मतलब कि प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन, जिसमें कि इनके कंपोनेंट को क्या किया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है ना। कि अगर कोई सॉल्यूशन तैयार है तो उनके सॉल्यूशन के ए और बी दोनों कंपोनेंट को आप अलग करना चाहें तो इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है कि बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इनको अलग किया जाता है। ठीक है, कि अगर बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग कीजिएगा, जैसे मान लो कि दो लिक्विड है और मैंने बोला कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो अब क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो 50 डिग्री सेल्सियस और पहले बॉयल होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां से सेपरेट कर लेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो याद रखिएगा, जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से उनके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में, लिखेंगे यहाँ पर द components of azeotropic solution cannot be separated by fractional distillation process। कोई बंदा पूछेगा कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर दो पदार्थ को दो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अगर कोई मिक्सचर है उसमें 3-4 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डिसाइड करता है, मतलब उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। आई बात समझ में, चलिए तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर हमेशा 3 बातें इंपॉर्टेंट, 4 बातें इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं किसको, वैसा सॉल्यूशन या वैसा मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। दूसरा चीज कि किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है एक्सेप्ट क्या बाबू, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। तीसरा चीज, प्योर सॉल्वेंट जो भी होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और चौथा चीज कि आपका एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन कौन बनाएगा, तो ऑलवेज बनाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। पांचवा पॉइंट क्या बोलना है कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उनको एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए तो ये सब बात याद रखिएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे, बताएं इसको, जल्दी नोट कीजिए। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। तो यहां पर लिखिएगा एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जो होगा 2 प्रकार का होगा। एक को बोलेंगे ए में कर दिएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। बी में लिखिएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। 2 तरह का, कौन कौन, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, दूसरा क्या होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो 2 तरह का एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कौन कौन बाबू, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, एक पढ़ेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मतलब कि वैसा एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, उसके कंपोनेंट से क्या हो, कम हो, और वैसा एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो,
उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो, ज्यादा हो, मैक्सिमम। ठीक है, लिखेंगे पहला ए में लिखेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, लिखेंगे द एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, द एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, लिखेंगे द एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन which are having minimum boiling point temperature than its component, than boiling point of its components is called minimum boiling point एजियोट्रॉप्स। ठीक है ना, डेफिनेशन लिखिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या बोलता है कि द एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन व्हिच आर हैविंग मिनिमम बीपी टेम्परेचर, माने कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होगा क्या होगा बाबू, मिनिमम होगा, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड क्या, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है ना, जैसे देखो मैं समझा देता हूं, जैसे मान ले सपोज दैट कि तेरे सामने ए है और क्या तेरे पास बी है, और यहाँ पर सॉल्यूशन बना मेरा ए बी, और सॉल्यूशन बन गया ए बी सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना है, 100 डिग्री सी है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो कुछ भी है, जैसे मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कहता क्या है कि ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, एजियोट्रोप इसको बोला मैंने कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलना है, तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहता है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होगा और इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या होगा, कम होगा। तो देखो ये दोनों कंपोनेंट हो गए किसके, इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट हो गए ए और बी, तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, यानी कि 100 डिग्री से तो कम होने करेगा और 50 डिग्री से कम होगा। मैं बोल दूं ये 48 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये 48 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इस सॉल्यूशन के इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाकर के उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, कोई लड़का ये भी बोलेगा कि इन दोनों कंपोनेंट में से किसी सर एक कंपोनेंट से कम हो गया तो क्या उसको नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इन दोनों से कम होना चाहिए, इससे भी कम हो और इससे भी कम होना चाहिए, है ना। क्यों होता है ऐसा, अभी अभी हम लोग देखेंगे इसका रीजन। ठीक है, चलो देखो इसको लिख लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट पढ़ेंगे ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ही पढ़ रहे, इसी में पढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप मतलब एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि दे शो वेरी लार्ज नेगेटिव डेविएशन, याद सॉरी क्या कहता है कि दे शो वेरी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। याद रखना, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है उसका पहला कैरेक्टर कहता है, पहला जो गुण कहता है कि ये जो सॉल्यूशन होगा वो कहता है कि रॉल्स लॉ से क्या करेगा, वेरी लार्ज पॉजिटिवली डेविएट करेगा, यानी कि अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स है इसका मतलब ये है कि ये जो डेविएट करेगा रॉल्स लॉ से क्या होगा, पॉजिटिवली डेविएट करेगा और बहुत ज्यादा पॉजिटिवली डेविएट करेगा। ठीक है, लिखेंगे पहला प्रॉपर्टीज कि दे शो वेरी लार्ज पॉजिटिव
डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। आई बसन में अब एक चीज तो आपको पता चल गया होगा कि ये लार्ज डेविएशन शो करता है, कैसा? पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि कह सकते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन के द्वारा बनेगा, वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा बनेगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो। देखेंगे दूसरा कि द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक solution is formed by non-ideal solution with, बताओ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव जो डेविएशन शो करेंगे वही क्या करेगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दैट इज तीसरा प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब यहां से क्लू मिल गया, ये लाइन शो किया, यहां से भी क्लियर था, यही वाला बात को थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करके लिख दिया मैंने। अब जब आपको पता चल गया कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ का, है ना, वो सारा प्रॉपर्टी शो करेगा। दैट इज क्या कर सकते हैं इसका? बोल तो डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन कितना? 0। चौथा क्या लिख सकते हैं? डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन कितना? 0 लिख सकते हैं। पांचवा इसका क्या लिख सकते हैं बताओ तो? तुम बोल सकता है इसका पीटी जो होगा ग्रेटर देन पी नोट ए इंटू एक्स प्लस कितना? पी नोट बी इंटू कितना? एक्स भी हो सकता है। छठा क्या लिख सकते हो बोल तो? ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन जो होगा। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन का फिर से मैं याद दिला देता हूं। पॉजिटिव डेविएशन के केस में ए का इंटरेक्शन या बीबी का जो इंटरेक्शन होगा वो ग्रेटर देन होगा किसका बाबू? ए बी इंटरेक्शन के। याद रखना, हमने पिछले क्लासेज में यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिखवा दिया था जो कि गलत था, है ना, साइन चेंज कर गया था मेरे से फ्लो में। तो ये हमेशा कितना रहेगा? ग्रेटर देन रहेगा, है ना। ए इंटरेक्शन या बीबी इंटरेक्शन जो ग्रेटर देन होगा किसके बाबू? ए बी इंटरेक्शन के। अब हम लोग बात करने वाले हैं ये चीज, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, जैसे पूछेंगे आप लोग आगे चल करके कि सर आखिर क्या ऐसा रीजन है कि यहाँ पर ए है, बी है और जो सॉल्यूशन बना ए बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो इसका जो बीपी जो है सर, इनके बॉइलिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तो इसका रीजन यही बन गया था कि बाबू इनके बीच का जो इंटरेक्शन है या इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, इनके बीच के इंटरेक्शन से इनका क्या है? ज्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है जिसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा मतलब अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा देना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा दीजिएगा तो उसका क्या होगा? टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। यहाँ पर कहते हैं कि इनके ए और बी के बीच ये मेरा सॉल्यूशन बना और इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने का रीजन क्या है कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, इन दोनों के इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में, चाहे इसके इंटरेक्शन की बात करें चाहे इसके इंटरेक्शन की बात करें, इन दोनों के इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच का ए और बी के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा बाबू? कम होगा। और जब इंटरेक्शन कम होगा मतलब कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे को वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, तो इनको बॉयल करने के लिए आपको ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम ही टेम्परेचर पर आसानी से क्या कर जाएंगे? बॉयल कर जाएंगे। पहले तो किसी भी चीज को बॉयल करने से पहले उसको पहले तुम क्या करो? उसके बंधन को तोड़ना पड़ेगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। आई बस में तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम क्यों होता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका क्या होगा? कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? इन दोनों के रिस्पेक्ट में, है ना। तो लिख लेंगे यहीं पर स्टार दे करके, क्या इस तरह से लिख लो कि द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट
of minimum boiling point azeotropic solution has low value of boiling point. It is because of क्या बोल सकते, क्या लिखना है, because of the interaction, the magnitude of interaction between the solute सॉल्वेंट, ऐसे कर दिया मैं, सॉल्यूट यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट इज लोअर देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, याद रखिएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेटिव सॉल्यूशन का वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो कम क्यों होता है, तो बोलिएगा कि जो सॉल्यूशन तैयार हुआ यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनका इंटरेक्शन क्या होता है, कमजोर होता है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट या सॉल्यूट के इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल की बात कर लेंगे हम लोग। मिटाएं इसको, चलो देखो लिखिएगा इसका, देखेंगे इसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं किसका, हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का, ठीक ना, उसी में लिखिएगा, ज्यादा नहीं, एक एक दो बहुत है। लिखिएगा वाटर प्लस इथेनॉल, है ना, ये बना मेरा क्या बाबू, सॉल्यूशन बना, वाटर को W से रिप्रेजेंट किया, इसका W है, और इथेनॉल को किससे बाबू, E से रिप्रेजेंट किया, तो वाटर और इथेनॉल का एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक ना, इसका देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सी है। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है बाबू, 78.37 डिग्री सी है ना। इसका कंपोजिशन देखो, ये है कंपोजिशन वाटर का लिखिएगा 5%, और इथेनॉल का जो कंपोजिशन है ये कितना है, 95%, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा, है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर हम ओपी टंडन बुक की बात करेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग है और ये 95 पॉइंट समथिंग है, ठीक ना, तो याद रखिएगा इसको एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर गया तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का कंपोजिशन कितना 5% बाय वॉल्यूम, इसका कितना बाबू 95% बाय वॉल्यूम। और जब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो कहता है कि इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, हमने क्या बोला था, मिनिमम एजेट्रोपिक, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक, इसके रिस्पेक्ट में भी कम होगा और इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, तो ये 78.15 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो ये 78.37 डिग्री है, 100 डिग्री है, इन दोनों से कम है 71.15 डिग्री, आई बात है 78.15 डिग्री सी। इसका कंपोजिशन यहाँ पर इतना रहता है, क्या इसमें भी कंपोजिशन चेंज करेगा, नहीं, कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स रिमेन सेम, कंपोजिशन में कोई मतलब क्या होगा कि कंपोजिशन क्या होंगे, इनके फिक्स होंगे, मिलने से पहले का कंपोजिशन, मिलने के बाद का कंपोजिशन, मिलने के बाद का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब इस वाटर और इथेनॉल का जो बीपी होगा वो इतना ही डिग्री पर क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा। जबकि इन दोनों को बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर 100 डिग्री पर बॉयल करता है और ये किस पर 78 डिग्री पर बॉयल करता है। मतलब बोलने का मतलब ये 100 डिग्री क्यों, क्योंकि इनके वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इथेनॉल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन से क्या होगा, ये ज्यादा होगा और इनका इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, चलो दूसरा लिख दो, दूसरा एग्जांपल लिखिए,
वाटर प्लस इथेनॉल हो गया, लिखेंगे वाटर प्लस पाइरिडिन, वाटर प्लस पाइरिडिन। देखो यहां पर मैंने बना दिया वाटर पाइरिडिन के लिए पी, है ना। इसका देखो तो इसका जो बीपी है ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। पाइरिडिन का बीपी कितना है, इसका बीपी कितना होगा जरा देख ले। इसका बीपी जो दिया हुआ है कितना तेरा 118 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। अब जब ये सॉल्यूशन तैयार कर गया, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये कहता है कि 92.6 डिग्री सेल्सियस है। देख तो ये कंपोनेंट हो गया वाटर पाइरिडिन का, ये मिक्स कर गया सॉल्यूशन में, ये अलग अलग कंपोनेंट है। इसका 115 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना 100 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम है, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो दो एग्जांपल हो गए इसका, और एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखेगा तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो और लिख लो, तीसरा एग्जांपल लिख लो, बेंजीन प्लस क्या है बाबू इथेनॉल, बेंजीन प्लस क्या है इथेनॉल है, और इसका हमने बना दिया बेंजीन को बी से लिखा और इथेनॉल को ई से लिखा, है ना। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिएगा कितना है 80.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका जो बीपी कितना है इथेनॉल का 78.37 डिग्री सेल्सियस, है ना। कंपोजिशन देखो लिख लो यहाँ पर, कंपोजिशन वाटर का कंपोजिशन कितना है 43%, है ना, और पाइरिडिन का कंपोजिशन कितना है 57%। इसमें थोड़ा लिख लीजिएगा, कंपोजिशन भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो क्या है ये कंपोजिशन है 43% 57%, है ना। इसमें बेंजीन का जो कंपोजिशन कितना दिया हुआ है बाबू 32 सॉरी दिया हुआ है इसका 67.15 दिया हुआ है इसका 67.6%, जबकि इथेनॉल का दिया हुआ है 32.6%, 32.4% है ना। और यहाँ पर ये सॉल्यूशन बन गया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों से कम, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 78 है, इसका कितना है लिख लीजिएगा 67.6%, 67.8 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। देखो यार इतना याद कर लीजिए, ये वाला एनसीईआरटी में बस ये एक दिया हुआ है, बाकी नहीं दिया, बाकी एक्स्ट्रा में बता दिया, इधर उधर का पूछा हुआ क्वेश्चन था इसलिए, है ना। क्या करना है इसमें कि बेंजीन का और इथेनॉल का, बेंजीन का कितना परसेंट कितना बीपी है 80.1 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस तो पहचान में आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इथेनॉल का 78.3, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका 67.8 डिग्री सेल्सियस है। इनमें कंपोजिशन जो बेंजीन और इथेनॉल का होगा सेम कंपोजिशन जो यहाँ पर था जो यहाँ पर था, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका कौन सा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। लिखेंगे नेक्स्ट, हटा दे इसको, आजा। लिखेंगे बी में कीजिएगा मैक्सिमम बॉइलिंग, बी में लिखेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप, है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देख लिया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देखना है। इसमें क्या होगा बता दो, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, इसका मतलब ये होगा कि जब सॉल्यूशन जब तैयार करेंगे, है ना, दो लिक्विड कंपोनेंट का, उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे द एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन which are having maximum boiling point temperature than the
बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, इनका ज्यादा होगा, है ना। लिखेंगे कि लिखेंगे प्रॉपर्टीज कर देते हैं, डिफिनेशन हो गया, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट का लिखेंगे यहाँ पर इज कॉल्ड लिखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एक्चुअली में बोर्ड का एग्जाम देना है तो हर बात को लिखना जरूरी पड़ जाता है ना। बोर्ड लैंग्वेज नहीं देखेगा तो नंबर भी नहीं देगा, ठीक ना। कंपटीशन में हो जाए तो बस सिंपल बात बोल देते हैं, शॉर्टकट पे टाइप करके इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बस एक लाइन में ग्रेटर आई का साइन दे करके। चलो प्रॉपर्टी जो लिखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। लिखिएगा यहाँ पर सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट कि दे शो वेरी लार्ज निगेटिव डेविएशन, याद रखना निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, किससे, रॉल्स लॉ से। यानी कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन का जितने भी प्रॉपर्टीज होगा वो सारा प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0, तीसरा हो जाएगा डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, चौथा हो जाएगा क्या बाबू बताओ तो पीटी जो होगा लेस देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन कितना बी। और चौथा हो गया, पांचवा प्रॉपर्टी क्या लिखोगे बोलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट या सॉल्वेंट इज लेस देन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सॉल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन होगा या सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन होगा वो लेस देन होगा, है ना, लेस देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, माने कि ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और ये सॉल्यूशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो इनमें जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के इंटरेक्शन से या सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। यही रीजन है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, सॉल्यूशन का क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। क्यों बाबू, क्योंकि इनके इंटरेक्शन कमजोर है, किसके रिस्पेक्ट में, इनके इंटरेक्शन से। तो इनके इंटरेक्शन को तोड़ेंगे पहले, तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, हीट एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा, तब जाकर क्या करेगा, ये बॉयल करेगा। आई बात समझ में, चलिए हो गया। तो ये सारे चीज क्या होंगे बाबू, आपको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या हो गया, डेफिनेशन, इनके प्रॉपर्टीज हो गया। लिखेंगे इसके एग्जांपल, जल्दी कीजिए। लिखेंगे इनका एग्जाम्पल लिखिएगा, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, यहां से मिलाया बना वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड को एन कर दिया, एन फॉर नाइट्रिक, ए फॉर एसिड। ये अलग अलग मत समझ लेना कि वाटर अलग है नाइट्रोजन अलग है, मत समझ लेना, ठीक ना। ये वाटर है और ये नाइट्रिक एसिड है, ये मिल करके जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना है था 100 डिग्री सी,
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना है, नाइट्रिक एसिड का लिखना। अब ये सब छोटी छोटी बातें याद नहीं रहता है, ठीक ना। इसका कितना 83 डिग्री सी है, कितना है ये, इसका बॉइलिंग पॉइंट 83, इसका जो बीपी होगा 83 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो कंपोजिशन होगा 32% होगा कंपोजिशन जो होगा इसका कितना बाबू, 32% किसका, वाटर का और नाइट्रिक एसिड का। इसका जो कंपोजिशन होगा कितना बाबू, ये 68% कंपोजिशन होगा, ठीक ना। अब इसमें भी हमारा कंपोजिशन कोई चेंज नहीं करेगा। अगर बोलेगा कि ये हमारा नाइट्रिक एसिड और वाटर का कंपोजिशन, तो बोलेगा कि बताइए वाटर कितना परसेंट, तो 32% है, नाइट्रिक एसिड कितना परसेंट, तो 68%, ठीक है। और बोलेगा यहाँ पर कि इसका जो बीपी जो होगा वो बीपी कितना होने वाला है, देख तो ये 100 डिग्री है, ये 83 डिग्री है, यानी कि इससे भी ज्यादा होगा और इससे भी ज्यादा होगा, यानी कि दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा, या तो इनके इंटरेक्शन से ज्यादा हो, इनके इंटरेक्शन से ज्यादा हो। कितना इसका बीपी हो जाएगा, 100 प्लस ही होना चाहिए। दिया हुआ कितना बाबा, 125 डिग्री सेल्सियस, कितना 125 डिग्री सेल्सियस, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, और प्लस क्या है, एसीटोन है, एसीटोन है। इसका लिखिएगा, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा। क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 प्लस कितना है, एसीटोन, है ना। A4 एसीटोन कर दिया, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, एसीटोन कर देता हूं, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहे। ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया, है ना। इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट पहले लिखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है इसका, क्लोरोफॉर्म है तो 61.2 डिग्री सेल्सियस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कितना है बाबू, 56 डिग्री सेल्सियस। और ये जो सॉल्यूशन बना इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यह आपका 65 डिग्री सेल्सियस। देख तो इसका भी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहाँ पर 61 है, यहाँ पर क्या है 65 है, यहाँ पर 56 है, यहाँ पर क्या है 65 है। यानी कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इन सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट है इनके बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्यों भाई, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, इन सॉल्वेंट या सॉल्यूट के इंटरेक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा। इनको तोड़ने में एनर्जी कम, इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा। इसको बॉयल करने में टेम्परेचर कम, इसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो याद रखिएगा, ये वाला ये एनसीईआरटी कंसीडरेशन है, ये एनसीईआरटी कंसीडरेशन नहीं है, ये फालतू है इधर-उधर का, ठीक ना। तो मेन एनसीईआरटी डाटा पे फोकस करना है, एनसीईआरटी के एग्जांपल पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए लिखते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लिखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ, अभी तक हम लोगों ने 70% जो है हम लोग पढ़ लिए हैं सॉल्यूशन का, है ना। अब हम लोग बचा हुआ 30%, ठीक ना। लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा आगे चल करके पढ़ना है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग चीज होगा, उसका एप्लीकेशन से क्वेश्चन बहुत पूछता है। हालांकि आपके सिलेबस में हटा दिया है इस बात से एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, बट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को कंपटीशन भी थोड़ा देखना है। चलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, सबसे पहले तो कहता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको है ना। तो लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको अंडरलाइन कर लेना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन से सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends only
अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल is called colligative properties, colligative properties। और colligative properties को हम लोग शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? सीपी। सी फॉर colligative, पी फॉर properties। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सीपी बोलेंगे, ठीक ना। colligative properties किसको हो गया? क्या बोलते हैं कि वैसा प्रॉपर्टीज, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टीज जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। अगर सॉल्यूट पार्टिकल की अगर नंबर बढ़ जाएगा, संख्या बढ़ जाएगा, तो उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू चेंज कर जाएगा, है ना। अगर बढ़ गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा, अगर घट गया तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू घट जाएगा, ठीक ना। तो बस याद रखना, वैसा प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें कि प्रॉपर्टीज जो होगा, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, ठीक है ना। याद रखना, लिखेंगे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोग को पढ़ना है, वो 4 प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है लिखेंगे। पहला लिखना है यहाँ पर 1 में लिख लीजिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? डेल्टा टीबी से, डेल्टा टी और नीचे में स्मॉल बी, है ना। तीसरा लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में डेल्टा टी और स्मॉल एफ। यहाँ पर स्मॉल बी का मतलब बॉइलिंग है, टी का मतलब टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ एफ का मतलब फ्रीजिंग, टी का मतलब टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। और चलो ये हो गया तीसरा। और चौथा में लिखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछता है यहाँ से। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मिला करके, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी 2 क्वेश्चन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, करेंगे हम लोग। तो पहले आप लोग इतना नोट करो, है ना। याद रखना, एक चीज बता देता हूं, ये चारों को छोड़ करके जितना भी प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वो सब नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। क्वेश्चन कभी पूछता ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो ये 4 दिमाग में याद रखना। RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इनको सबको छोड़ करके जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, जितना भी प्रॉपर्टीज होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होंगे। इन चारों को छोड़ करके जो भी प्रॉपर्टीज आपसे क्वेश्चन में पूछेगा उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। चलो नोट करो, देखेंगे कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जो बार बार आपको क्वेश्चन में पूछ करके आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। तो लिखेंगे these are non-colligative properties। कौन कौन? दीज का मतलब ये सब नॉन कोलिगेटिव, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन नहीं है, लिखना वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है ना। आपसे बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। आपसे बोलेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सब सारे के सारे नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच वन इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है? ऑप्शन देगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बी में देगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सी में देगा आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डी में देगा आपको वेपर प्रेशर। क्या ऑप्शन मारिएगा? वेपर प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच वन इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो ये वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक याद रखिएगा RLVP, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। ये चार को छोड़ करके चाहे जितना भी पूछेगा सब क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा, ठीक है। चलो नोट कीजिए इसको जल्दी से। आइए लिखेंगे बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, है ना। नोट करके लिख लो, नोट करके। नोट में पहला लिखना, पहला नोट कहता है क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए डिफाइंड है? सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के। लिखेंगे द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिफाइंड फॉर ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन। याद रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। दूसरा बात कहेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल क्या है, तो लिखेंगे द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी में तो समझ जाएंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, वेट को शॉर्ट में डब्ल्यू कर दिया, मोलिकुलर वेट या मोलर मास, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। याद रखना, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एक्सेलेंट देगा। आप दूसरे प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, है ना, दूसरा कोई तरीका से, जैसे कि हम लोगों ने बहुत मोलारिटी बहुत सारा चीज पढ़े, वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल जो होता है बेसिकली और एक्सेलेंट, यानी कि जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है उसके एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा कहां से बाबू? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करके, है ना। यानी कि ये जो वैल्यू निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट का बिल्कुल सही देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे देगा, ठीक है, मतलब ट्रू वैल्यू देता है, ठीक है। तीसरा चीज कि अगर कोई सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसमें जो सॉल्यूट जो पार्टिकल मिलाया जाएगा वो वोलेटाइल नहीं होगा। कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जस्ट पढ़ा हमने, पहले पढ़ा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर पढ़ा, तो उसमें बोला गया था कि यहाँ पर दो लिक्विड जो होंगे, दोनों लिक्विड होंगे, और दोनों लिक्विड कैसे? वोलेटाइल नेचर का होता है। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में हमारा जो सोल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, उनमें से सोल्यूट जो होगा है वो कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। हमेशा ध्यान रखें, वोलेटाइल नहीं होगा। लिखेंगे कि लिखेंगे द सॉल्यूशन which show colligative properties must have क्या क्या रखेगा? इसमें हम लोग ए कर देना, सॉल्यूट जो होगा कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल होगा। कैसा होगा बाबू? नॉन वोलेटाइल होगा। याद रखना, कंडीशन है। बी में क्या कर देना? सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, है ना। सी कंडीशन लिख लीजिएगा, ए बी के बाद सी कंडीशन लिखिएगा कि सॉल्यूट जो होगा जब सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि मिलाएंगे हम सॉल्वेंट में जब उसको, तो कहता है कि सॉल्यूट
ना तो डिसोसिएट करना चाहिए और ना ही एसोसिएट करना चाहिए। जैसे तुम अगर NaCl को अगर पानी में डालोगे तो Na+Cl- में टूट जाएगा, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं शो करेगा। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं और उसमें सॉल्यूट NaCl लेंगे तो कहता है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ पार्टिकल पे, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। यहाँ पर डिसोसिएट कर गया, डिसोसिएट होने से पहले कितना मोल था 1 मोल, डिसोसिएट कर गया तो Na 1 मोल हो गया और क्लोरीन 1 मोल हो गया, तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, बढ़ गए। यहाँ 1 मोल है तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर्स ऑफ पार्टिकल, और यहाँ 2 मोल है तो 2 गुना एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल हो जाएंगे सॉल्यूट पार्टिकल। तो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या अगर चेंज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज कर जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि सॉल्यूट जो होगा नॉन वोलेटाइल का होगा, सॉल्यूशन जो होगा डाइल्यूट होगा। और कहता है कि सॉल्यूट जो है कभी भी सॉल्यूशन में जब डालेंगे यानी कि वाटर सॉल्वेंट में जब मिलाया जाएगा तो डिसोसिएट या एसोसिएट का प्रॉपर्टीज नहीं शो करना चाहिए। लिख सकते हैं कि द सॉल्यूट नॉट बी डिसोसिएट, मस्ट नोट कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, मस्ट नॉट बी डिसोसिएट और क्या बाबू एसोसिएट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये पहला पोस्ट मिला है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए बाबू, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड करने में। किसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का, है ना। कहता है कि द सॉल्यूशन व्हिच शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो शो करेगा मस्ट है क्या क्या, सॉल्यूट होना चाहिए कैसा, नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूशन कैसा डाइल्यूट, और सॉल्यूट कभी भी सॉल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होने चाहिए। तो ये था हमारा, हो गया ना, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिख लो, डाइन चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा कि द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर कॉमा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट। याद रखना सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट का स्ट्रक्चर कैसा है और सॉल्यूट का कंपोजिशन कैसा है, मतलब कि 5 ग्राम है कि 10 ग्राम है कि 50 ग्राम है, उस पर क्या करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करेगा, है ना। पांचवा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नेचर पे भी क्या करेगा ये डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन अगर मान लीजिए कि क्या हो, मतलब कि कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन का नेचर बोलने का मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन हार्ड है कि सॉल्यूशन सॉफ्ट है ना, उससे मतलब नहीं है ना। उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है कि कमजोर है, उससे मतलब नहीं है ना। कि सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बाबू, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा। छठा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। याद रखिएगा गाइस, है ना। चलिए नीचे लग जाए, देखो इधर, अगर मैं बोलूं 7वां पॉइंट देखो जरा सा, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट पहले पढ़ा चुके पहला लेक्चर में ही कि अगर मान लें कि ये कोई कंटेनर है और इसमें मैंने A है, इसका मोल कितना है Na है, और यहाँ पर B है, इसका मोल कितना है Nb है ना। दोनों मिल करके क्या बनाएगा Na प्लस Nb, यानी कि टोटल मोल ऑफ क्या बाबू सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या है मेरा सॉल्यूट है, B क्या है मेरा सॉल्वेंट है ना। तो कहता है क्या कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो कहता है कि सॉल्यूट की मात्रा क्या होगा बहुत कम प्रेजेंट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए Na प्लस Nb जो होगा
वो लगभग कितने के बराबर हो जाएगा बोल तो एनबी के बराबर होगा। यानी कि जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर मोल फ्रैक्शन मिलेगा तो इसका वैल्यू बहुत कम प्रेजेंट होगा, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों का सम क्या होगा, ये Na प्लस एनबी कितने के बराबर, एनबी के बराबर हो जाएगा। जब भी होगा क्या होगा, नीचे में जैसे कि मोल फ्रैक्शन जैसे हम लोग एक से निकालते हैं तो Na बटा में कितना, Na प्लस एनबी होता है, तो यहां से Na मत गायब कर देना, ये वाला नीचे वाला Na प्लस एनबी में से Na गायब होगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे। पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्लास का होगा गाइस, ठीक है ना, यानी कि आपका ट्यूसडे का लेक्चर होगा, ठीक है। ट्यूसडे यानी कि ये पढ़ेंगे हम लोग अपना मंडे का लेक्चर, ट्यूसडे के केस में हम लोग पढ़ेंगे वहां से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला कोलिगेटिव टारगेट रहेगा, पहला दूसरा तीसरा पढ़ जाएंगे, है ना। चलिए बढ़िया से पढ़ते रहिए मन लगा करके, और उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के केस में ए और बीबी का जो इंटरेक्शन होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके रिस्पेक्ट में, एबी के इंटरेक्शन से, ठीक है ना। हमेशा मैं बोल रहा हूं, और ग्राफ में बस खाली पीए की जगह पीबी लिखा गया है, उसको अपना सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।